नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय दिस चैनल EHS नॉलेज। आज नए टॉपिक के साथ आए हैं, उसका नाम है मैकेनिकल हैंडलिंग सेफ्टी। सो व्हाट इज़ मैकेनिकल हैंडलिंग? मैकेनिकल हैंडलिंग generally refers to machines, equipments and other mechanical aids used to facilitate this process, such as pallet trucks, conveyor belts and bucket elevators, which reduce the risk of injury to the workers. Mechanical handling equipments used for the movement, storage, control and protection of material, goods and products throughout the process of manufacturing, distribution, consumption and disposal। यानी कि दो तरह के हैंडलिंग्स कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, जहाँ प्रोसेस इंडस्ट्री है, जहाँ हेवी इंजीनियरिंग है या जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। दो तरीके से हम लोग मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं। एक उसको बोलते हैं मैनुअल हैंडलिंग, जो अपने हाथ से माल उठाते या कैरी करते या पुश करते या पुल करते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में देखे हैं। नाउ मैकेनिकल हैंडलिंग का मतलब है मैकेनिकल इक्विपमेंट्स या मशीनरीज़ को यूज़ करके, जैसे कि पैलेट ट्रक है, कन्वेयर है या अपने बकेट एलिवेटर है या फ्लैट कन्वेयर है या EO2 क्रेन बोलते हैं। बेसिकली हेवी इंजीनियरिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ टन्स में माल उठाना है तो उसको EO2 क्रेन या गैंट्री क्रेन ऐसे हेवी कैपेसिटी के यूज़ करते हैं, या मोबाइल क्रेन्स या फोर्कलिफ्ट। सो ऐसे सारे मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। उसमें से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हर एक कंपनी या हर एक सेक्टर्स अपना इस्तेमाल करता है। सो दिस इज़ अबाउट मैकेनिकल हैंडलिंग। टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, शॉर्ट में उसको MHE बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? हर तरह के, हर कैपेसिटी के अपने रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कितना डिस्टेंस कैरी करना है या कितना अपना स्पीड चाहिए, कितने कैपेसिटी के अपने पास मटेरियल उठाना है, ये सारे फैक्टर्स अपना मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जब इंस्टॉल करना है या परचेस करना है तो उस टाइम ये सारे बेसिक देखे जाते हैं। इसका टोटल पर्पस है कि अपना इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स कम हो और वर्कर को ज़्यादा माल उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए सारे अपने ये जो लिस्टिंग दिया है आपके सामने, आप देख सकते हो। उसको पिक्चर्स भी लेफ़्ट साइड में दिया है ताकि आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो विल सी वन बाय वन। कन्वेयर्स हर टाइप्स के कन्वेयर रहते हैं। अपना फ्लैट कन्वेयर रहता है या रोलर कन्वेयर रहता है। ये जो पिक्चर है इसको रोलर कन्वेयर बोलते हैं, ताकि माल अपना प्रोसेस होने के बाद या पैक होने के बाद जब अपना वेयरहाउस में भेजना है तो उस टाइम ऐसे टाइप्स के कन्वेयर्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ हैंड पैलेट ट्रक्स, ये दिस इज़ ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स रहता है। एक जगह से दूसरे जगह में इसमें पैकिंग बॉक्सेस उठा के इसको आप दूसरे जगह में लेके जा सकता है। कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 1 टन 2 टन टू 3 टन तक इसको लेके जा सकते हो आप लोग। नाउ इंडस्ट्रियल पावर ट्रक्स या उसको फोर्कलिफ्ट भी बोलते हैं। अभी ये हर जगह में कंपनी में यूज़ किया जाता है, जहाँ आपको बैरल हैंडलिंग करना है या बॉक्स हैंडलिंग करना है या पैलेट हैंडलिंग करना है, तो ऐसे जगह में फोर्कलिफ्ट ट्रक्स अपना गोडाउन में या वेयरहाउस में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्पेशली वेयरहाउस में आपको उठाना है या रैक से निकाल के अपना लोड करना है, तो ऐसे जगह में इसको
इस्तेमाल यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ बेल्ट कन्वेयर्स या स्क्रू कन्वेयर्स या ऑटोमोबाइल कन्वेयर्स, दिस इज़ अ स्पेशल कन्वेयर फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, जहाँ अपना ऑटोमोबाइल या कार मैन्युफैक्चरिंग चलता है। तो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिशिंग या प्रोसेसिंग या पेंटिंग, ऐसे सेक्शंस में वन सेक्शन टू अनदर सेक्शंस लेके जाना है, तो इसको कन्वेयर, बड़े साइज़ के कन्वेयर उसको इंस्टॉल किया जाता है। दिस इज़ स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट आफ्टर प्रोडक्ट फिनिशिंग्स। इसमें मशीन से लेके अपना पैकिंग के लिए भेजना है, तो ऐसे छोटे छोटे कन्वेयर्स बेल्ट कन्वेयर यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू कन्वेयर्स मतलब एक जगह से दूसरे जगह में अपना मटेरियल या रॉ मटेरियल शिफ्ट करना है, तो स्क्रू कन्वेयर की माध्यम से उसको इंस्टॉल करके आप उसका एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हो। नाउ बकेट कन्वेयर या बकेट एलिवेटर्स, these are mostly used in the माइंस, और जहाँ अपना लूज़ मटेरियल शिफ्ट करना है तो उस टाइम इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। एंड ये अपना वर्टिकल पोजीशंस या वर्टिकल लिफ्ट के लिए या 1 फ्लोर टू 2nd फ्लोर्स या 3rd फ्लोर्स में आपको मटेरियल लेके जाना है फॉर प्रोसेसिंग पर्पस, तो इस टाइम ये बकेट एलिवेटर्स भी उसको यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू क्रेन्स, डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के क्रेन्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि EO2 मीन्स इलेक्ट्रिकल ओवर ट्रैवलिंग क्रेन, हैंड ऑपरेटेड ट्रैवलिंग क्रेन, कैंटिलीवर टाइप्स क्रेन्स। सो अलग अलग कैपेसिटीज़, अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट है, अलग अलग अपना प्रोसेसिंग जैसा रहेगा उसके अनुसार, या अपना साइज़ कौन सा है, या कौन से कैपेसिटी या कितना वेट के माल उठाना है, या आपको फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप दिख रहा है इसको, और यहाँ से यहाँ या रॉ मटेरियल आपको शिफ्ट करना है, या उसको टिल्ट करना है, या नीचे की बाजू ऊपर करना है, तो ऐसे केस में अपना EO2 क्रेन्स इंस्टॉल किया होता है। दिस वेरीज फ्रॉम 5 टन टू 100 टन तक इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसके अलग अलग कैपेसिटीज़ रहते हैं, तो उसके अनुसार इसको इंस्टॉल किया जाता है। एंड अगेन देयर इज़ अ रूल्स, अपना फैक्ट्री एक्ट और फैक्ट्री रूल्स का भी रूल्स होता है कि उसके अंडर इसको इंस्पेक्शन, टेस्टिंग या अपना सर्टिफाइड करना पड़ता है, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। नाउ गैंट्री क्रेन्स, सो दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्रेन्स विच आर मोस्टली यूज इन द डॉकयार्ड्स, या एक जगह से दूसरे जगह में आपको सामान लेके जाना है या माल लेके जाना है, तो गैंट्री क्रेन का इंस्टॉलेशन किया जाता है। होइस्ट इज़ फॉर वर्टिकल लिफ्ट, सो दिस टाइप ऑफ हाइट्स आपने देखे होंगे इंडस्ट्री में, नीचे से या ऊपर लेके जाना है, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर में लेके जाना है, तो उस टाइम इसका हाइस्ट या लिफ्ट का भी यूज़ करते हैं। लिफ्ट्स देर आर 2 टाइप्स, वन इज़ फॉर मैन लिफ्ट और अदर इज़ कॉल गुड्स लिफ्ट। सो जहाँ गुड्स लिफ्ट रहता है उसमें मैन को या पैसेंजर को आप मना कर सकते हो, एंड जहाँ स्पेसिफिक मैन के लिए रहता है, सो दैट ओनली वी हैव टू यूज़ फॉर मैन पर्पज़, उसमें सामान लेके जाना है, लेके आना है, ऐसे नहीं कर सकते। दोस्तों इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिफ्ट्स, सो दिस इज़ लाइक दिस। नाउ स्टैकर्स आर यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, तो ऐसे टाइप के स्टैकर्स अपने गोडाउन में या वेयर हाउस में देखे होंगे। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इस कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 1 टन टू 2 टन 3 टन्स, तो इसमें आप ऑपरेटर उसको ऑपरेट करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकता है। नाउ दीज आर हेवी ट्रक्स, स्पेशली अपना माइंस है या इसमें
कोल माइनर बोलते हैं हम लोग, कोल माइंस या अलग अलग टाइप्स के जब एक्सकेवेशन करना पड़ता है या सॉइल एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ता है या रॉक लेके जाना पड़ता है, तो उस टाइम हेवी ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। या हमें हाईवा ट्रक भी बोलते हैं, जहाँ अपना सॉइल शिफ्ट करना है या माल शिफ्ट करना है या सैंड शिफ्ट करना है, तो ऐसे टाइम में these heavy vehicles are used for transportation of materials. Now coming to Indian Factories Act and rules, हर सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस फैक्ट्री एक्ट में मेंशन किया है। जैसे लास्ट टाइम में हमने देखे अपना हेल्थ रहेगा या वेलफेयर रहेगा या अपना सेफ्टी रहेगा, सो दिस कम्स अंडर द सेफ्टी सेक्शंस। सो this is about testing, inspection and certification of the material handling equipments या MEC बोलते हैं हम लोग। So this type of sections is required for these material handling equipments. So this is section number 28 of the Factories Act 1948. This deals with every hoist and lift shall be of good mechanical constructions, sound material and adequate strength, properly maintained, and shall be thoroughly examined by a competent person at least once in every period of 6 months, and a register shall be kept containing the prescribed particulars. So this is section 28. This relates to hoist and lifts. So this is a separate sections, and further it comes section 29. This deals about lifting machines, chains, ropes and lifting tackles. So the being a small fonts we cannot see, but in shorts I will tell you, in any factory the following provisions shall be complied with respect of every lifting machine other than hoist and lift, and every chain, rope, lifting tackles for purpose of raising or lowering persons, goods or material. All parts including the working gear, whether fixed or movable, of every lifting machines and every chain, rope or lifting tackle shall be of good constructions, sound material and adequate strength and free from the defects, properly maintained and thoroughly examined by the competent person at least once in every period of 12 months or as such intervals as the chief inspector may specify in writing, and a register shall be kept containing the prescribed particulars of every such examinations. So this tells about the testing, inspection and certification of the equipments. सारे तो sections डिटेल में नहीं पढ़ सकता हो because very small. You can go to section 29, you can go to section 28 of Indian Factories Act 1948, you will get the more details. Similarly, Maharashtra Factory Rules 1963, so this comes under the rule 62 and rule 64, which states 62 rule states hoist examination particulars of a register shall be maintained to record the particulars of examination of hoist or lift and shall give particulars as shown in form number 11. Lifting machines, chains, ropes and lifting tackles. No lifting machine, no chain, rope of lifting tackle except fiber rope or fiber rope sling shall be taken in the use in any factory for the first time therein unless it has been tested and all parts have been thoroughly examined by a competent person, and certificate of such test examination specifying the safe working load or loads and signed by the person making the test and examination has been obtained and is kept available for the inspection. So in short, इनका कहना है कि कोई भी लिफ्टिंग मशीन्स हो या चेन्स हो, रोप्स हो या लिफ्टिंग टैकल्स हो, तो उसको वंस इन ईयर उसको टेस्टिंग करना है, सर्टिफाई करना है. हु विल सर्टिफाई? सो दिस फॉर्म्स विल बी सर्टिफाइड by the competent person who is authorized by the
DISH, Director of Industrial Safety and Health. So this is such type of format. Just एक आपको सैम्पल या रेफरेंस के लिए दिया है. You can refer this MFR rules 1963. You will get all the types of forms. So this is the name of occupier, address of the factory, identification number, date of constructions, last examination made under the section. Okay, so this is about factory acts and rules. Now मैकेनिकल हैंडलिंग में हजार्ड्स और रिस्क क्या होता है. सो जब भी आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की फैसिलिटी दिया है, बट देर इज़ अ रिस्क एंड देर इज़ हजार्ड्स. अगर आप सही ढंग से या सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें हजार्ड्स रहता है, और आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे या उसको अपना स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है. जैसे ओवरलोडिंग ऑफ क्रेन्स, फोर्कलिफ्ट्स, हॉइस्ट एंड अदर एमएचईज. कोई भी इक्विपमेंट्स या क्रेन्स या फोर्कलिफ्ट या हॉइस्ट आपको यूज़ करना है तो उसको ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए. सो हर एक इक्विपमेंट्स का सेफ वर्किंग लोड डिफ़ाइन किया है या उसको मार्क किया जाता है, तो उसके अनुसार ही उठाना है. जैसे अपना 5 टन है सेफ वर्किंग लोड, तो ऐसा नहीं कि उसको 7 टन का लोड लगा दिया. सो दिस इज़ ओवरलोडिंग. सो ऐसे ओवरलोडिंग में कोई भी पार्ट्स फेल हो सकता है या क्रेन टॉपल हो सकते हैं या एनीथिंग कैन हैपन. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स टचिंग बूम टू ओवरहेड लाइंस. सो जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, कभी भी जहाँ ओवरहेड लाइंस अपना है या उसको इंस्टॉलेशन किया है और उसमें बगल में या उसके नियरेस्ट यदि लोडिंग अनलोडिंग करना है या आपका क्रेन लेके जा रहा है या मटेरियल कैरी कर रहा है, तो उस टाइम ये इंश्योर करना है कि कम से कम 10 फुट या 15 फुट्स अवे आपका बूम या कोई भी अपना क्रेन का पार्ट्स उसको टच नहीं होना चाहिए. अगर बाय चांस टच हो गया सो देर इज़ अ इलेक्ट्रिक शॉक. ट्रैपिंग और कैचिंग बॉडी पार्ट्स इन द इक्विपमेंट और मूविंग कन्वेयर्स. जो अपने ट्रेन लोग हैं उसको मटेरियल हैंडलिंग के लिए इन्वॉल्व करना है. अगर अनट्रेन आदमी है या उसको प्रॉपरली रिगिंग का उसको नॉलेज नहीं है तो उस टाइम पर्सन का बॉडी पार्ट्स या पर्सन भी ट्रैप होने की संभावना रहता है. अगर मूविंग कन्वेयर है और उसमें माल लेके आपको माल डाल के या पैकिंग डाल के लेके जाना है या एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हो, तो कभी उसका हाथ या फिंगर्स ट्रैप होने की संभावना रहती है. सो देर आर सेपरेट सेफ्टी रूल्स फॉर कन्वेयर सिस्टम्स या सेफ हैंडलिंग कैसे करना है या उसको मटेरियल कैसे कैरी करना है. सो ये सारे स्टैंडर्ड्स सेफ्टी के रहते हैं. इम्बैलेंस एंड फॉलिंग ऑफ एमएचई अलॉन्ग विद द लोड्स. अगर आपका क्रेन इम्बैलेंस हो गया या किसी कारण बैलेंस नहीं पकड़ा या उसको लोड को झोला बैठा है, तो उस टाइम इस पर जर्क आता है क्रेन के बूम पर और टॉपल होने की संभावना रहता है. सो इसलिए उसको स्टैंडर्ड्स या ट्रेन मैन पावर होना चाहिए, ट्रेन ऑपरेटर होना चाहिए एंड रिगर भी होना चाहिए ताकि आप सेफ वे से मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हो. कोलेप्सिंग ऑफ लोड्स दैट कैन क्रश द पर्सन्स. कभी कभी क्रेन कोलैप्स हो सकते हैं और उसके नीचे या मटेरियल के नीचे आदमी आ सकता है. तो ऐसे चीज़ में स्पेशली हेवी लोड्स जब आप उठाते हो तो उस टाइम क्लोज सुपरविज़न या अपने लिफ्टिंग चेन्स या शाकल के इंस्पेक्शंस, उसका जो बांदी है वो बराबर बांधा है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा है, बैलेंस ऑफ द लोड देखा है, उसके बाद अपना रिगर्स है, उसको फ्लैगमेंट रखा है, एरिया बैरिकेशन किया है. ये सारे फैक्टर्स जब हेवी लोड उठाना है तो उस टाइम ये
देखना ज़रूरी पड़ता है। फेल्यूर ऑफ वायर ऑप्स, अगर उसका वायर का कंडीशंस या स्लिंग का कंडीशंस ठीक नहीं है तो कभी कभी फेल होने की संभावना रहती है, इसलिए उसको रेगुलर इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आपको डाउट आता है तो इमीडिएटली उसको बाजू में रखना ज़रूरी होता है। पुअरली मेंटेन लिफ्टिंग मशीन्स, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अपने जितने भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है या लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स है, उसको प्रॉपर रखना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। और बहुत इंस्पेक्शन इनसाइड इन हाउस इंस्पेक्शन भी होना है एंड आउटसाइड इंस्पेक्शन भी होना है। सो दो तरीके से आप इंस्पेक्शन करके उसको प्रॉपरली मेंटेन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। Allowed to drive MHE by unauthorized untrained driver और operators, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है और ट्रेन अपना रिगर नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप अनऑथराइज या अनट्रेन आदमी को डिप्लॉय करेंगे तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। नाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या लेना चाहिए ताकि ऐसे सीरियस एक्सीडेंट्स या छोटे मोटे एक्सीडेंट बच सकते हैं। एवरी MHE shall be inspected, tested regularly by competent authority and test reports shall be maintained. Any abnormality found shall be rectified. इसमें हर साल में आपको कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा उसको इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशंस करना ज़रूरी रहता है। अगर इसमें कुछ रिकमेंड करता है या अपना कॉम्पिटेंट पर्सन कुछ एडवाइस करता है तो उसको इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई भी करना ज़रूरी रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल नियर बाय हजार्ड्स इंक्लूडिंग ओवरहेड केबल्स एंड बेयर्ड पावर सप्लाई कंडक्टर्स शुड बी आइडेंटिफाइड। क्रेन का मूवमेंट करने से पहले या मटेरियल उठाने से पहले आपको एरिया देखना है। अगर आपका ओवरहेड केबल्स या ओवरहेड कंडक्टर्स है तो उससे सुरक्षित दूरी से उसको अवॉइड करके आप मटेरियल हैंडलिंग करना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग अदर इक्विपमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स, मटेरियल हैंडलिंग करने के टाइम्स आपको साइड में बोथ साइड देखना है, कोई स्ट्रक्चर है या कोई दूसरा इक्विपमेंट फॉल हो रहा है तो उसको हिट नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करके आपको पाथ सिलेक्ट करके उसको कैरी करना है। क्वालिफाइड एंड ट्रेन ड्राइवर्स ऑपरेटर शैल बी डिप्लॉयड, तो आपको क्वालिफिकेशन होने वाला या जिसके पास लाइसेंस है उसको पूरा ट्रेनिंग दिया है, वो पूरा मशीन या इक्विपमेंट की जानकारी है, ऐसे लोग अपना मशीन या इक्विपमेंट चला सकता है। बिसाइड दिस रिफ्रेशर ट्रेनिंग उसको रेगुलरली देना, अपना ऑर्गेनाइजेशन शुड make this such type of programs so that regular in-house inspection and preventive maintenance should be followed. So ये शेड्यूल बनाना चाहिए, अपना PM का शेड्यूल या अपना इन-हाउस इंस्पेक्शंस कितना महीने के बाद करना है या उसको क्या क्या उसको चेकिंग करना है, तो ये सारी चीज़ अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लिस्ट में होना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लोड बैलेंसिंग, अपना हुकिंग ऑफ द लोड्स, पार्किंग प्लेस एंड लिफ्टिंग प्लान। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्टर्स आप जब मशीन या इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हो मटेरियल हैंडलिंग के लिए तो इसमें सारी चीज़ ये आता है। सो कभी भी इसका मतलब ये है कि अपना जो लोड है या उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है व्हीकल की या जब क्रेन से लेके जा रहा हो, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड फॉल विद इन 4 व्हील्स ऑफ द क्रेन। इसका मतलब है बैलेंस परफेक्ट होना चाहिए ताकि वो
इस पर जर्क ना आ जाए या अपना लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स में जर्क नहीं आएगा। प्रॉपरली हुकिंग करना है और हार्ड सरफेस देखना है। ऐसा नहीं कि सॉइल सॉफ्ट है उसमें आपने क्रेन लगाया और माल उठाया तो एक व्हील दब गया या दूसरा व्हील दब गया, तो इससे इम्बैलेंस होके एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई भी हेवी अपना जॉब रहता है या मटेरियल रहता है तो उसको, या इक्विपमेंट है, समझो एक इक्विपमेंट है प्रोजेक्ट का, वो उठा के लेके जाना है तो आप कैसे लेके जा सकते हैं, उसको क्या क्या कितना क्रेन्स होना चाहिए, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके जाना है या वर्टिकल पोजीशन में लेके जाता है, रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है, या उसको कितना अपने पास ट्रेन स्टाफ है या कितना लोग है, उसमें रिगर है या नहीं है, उसका क्वालिफ़िकेशन सही है, ये सारे चीज़ आपको मटेरियल हैंडलिंग के टाइम्स स्ट्रिक्टली देखना है ताकि आगे जाके एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ओवरलोडिंग ऑफ MHE शैल बी अवॉइडेड। लिफ्ट लोड एज पर द सेफ वर्किंग लोड मार्क ऑन द इक्विपमेंट्स। कभी भी इक्विपमेंट का ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ अपना मैकेनिकल हैंडलिंग के लिए है। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स टेकन फॉर दिस रेफरेंस। फर्स्ट पिक्चर शोज़ या वीडियो शोज़ अबाउट द क्रेन एक्सीडेंट्स। अगर आप हेवी लोड्स उठाया है और बूम पूरा एक्सटेंड किया है तो कोई भी आपका एक बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गया या हिल के बाहर आ गया तो आपको ऐसे टॉपलिंग होने के एक्सीडेंट्स आप देखे होंगे। इन अनदर केस दिस इज़ अ फोर्कलिफ्ट। ऐसा नहीं है कि आपका बैलेंसिंग के लिए आदमी उस पर लेके जाना है या उस पर बिठाना है। कोई भी फोर्कलिफ्ट के अंदर कोई भी आदमी या पैसेंजर्स बोल के उसको अंदर नहीं बिठा सकते हैं। या आपका लोड ज़्यादा है तो आप बैलेंसिंग के लिए आदमी को ऐसा हैंगिंग नहीं रख सकते। सो यहाँ में एक्सीडेंट्स की ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ जाता है और एक्सीडेंट हो सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू। जय हिंद, जय सुरक्षा।